के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगले 10 मिनट आप सभी के लिए बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप सभी मेरे साथ रहिएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जानकारी हमें डेफिनेटली होनी चाहिए, और ये हमारे देश के लिए कैसे ज़रूरी है, ये भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। मैं बात करने वाली हूँ टर्की के इलेक्शंस की, जो कि आज इलेक्शंस चल रहे हैं। रिजल्ट भी ऑलमोस्ट आ ही गया है, और रिजल्ट किसके फेवर में है, डिसफेवर में है, या क्या हुआ रिजल्ट का, ये भी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले इन दो हस्तियों को देख लीजिए। यहाँ पर एर्दोआन आपको दिख रहे हैं, जो कि टर्की के शासक हैं, 20 सालों से वो टर्की को रूल कर रहे हैं। इधर जो है आपको एक और पर्सनालिटी दिख रही है, केमाल नाम है इनका, ठीक है। इनको केमाल गांधी भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़े से गांधी जी जैसे दिखते हैं, है ना, तो इनको केमाल गांधी भी बोल दिया जाता है। आज के लेक्चर में मैं इनको केमाल ही बोलने वाली हूँ, और ये एर्दोआन है। ये दो बड़े जो है कॉम्पिटिटर्स हैं, जो टर्की के इलेक्शन में एकदम टक्कर में खड़े हुए हैं दोनों, और दोनों को ही जनता बहुत ज़्यादा चाह रही है, दोनों को ही जो है वोट जो है ऑलमोस्ट इक्वल मिल रहे हैं। अब टर्की में ना एक रूल है टर्की में। अच्छा, ये इलेक्शन किस चीज़ का चल रहा है ये भी पहले जान लो। टर्की में इलेक्शन चल रहा है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहां पर चल रहा है। आपको पता है टर्की में पहले पार्लियामेंट्री रूल हुआ करता था। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री रूल है ना, हमारे यहाँ पर पीएम है, फिर प्रेसिडेंट है, ऐसे है। टर्की में वो पार्लियामेंट्री सिस्टम अब हट गया है, इन्होंने ही हटाया है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। दो तरीके के, अगर आपने थोड़ी सी भी पॉलिटी पढ़ी हो तो दो तरीके के ये सिस्टम्स होते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, ठीक है, अलग अलग होते हैं, राइट। सो हम यहाँ पर जो है प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि टर्की का जो पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है, ठीक है, यानी वहां पर एक ही जो है हाउस है। हमारे यहाँ पर तो बाई कैमरल है ना, हमारे यहाँ पर 2 हाउसेज हैं, वहां पर एक ही हाउस है। और अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी वहां पर पार्टीज हैं, ठीक है। अभी जो जिसकी सरकार है वो एर्दोआन की सरकार आप बोल सकते हो, है या थी, जो भी, वो मैं आपको क्लियर करूंगी आगे, जो कि AKP है। पार्टी का नाम है AKP, जो कि एर्दोआन की पार्टी है, ठीक है। चलिए, अब टर्की की लोकेशन भी हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहती हूं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। अभी इलेक्शन हुए, ठीक है। इलेक्शन का रिजल्ट ये आया। इलेक्शन के रिजल्ट से पहले भी एक चीज आनी जरूरी है कि यहाँ के इलेक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं, तभी वो जीतेगा, वरना इलेक्शंस दोबारा करवाने पड़ेंगे। यानी मान लो ये 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, दोनों को 49% वोट्स मिल गए, मान लो, ठीक है, या फिर एक को 48 मिल गए, एक को 49 मिल गए, तो ये सरकार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 50% से कम है। यहाँ पर हमारे जैसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पर तो मेजॉरिटी वाला सिस्टम है, पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिस्टम है, और एग्जैक्टली वही हुआ है। किसी को भी 50% से ज्यादा जो है वोट्स नहीं मिले हैं। टर्की इलेक्शन रिजल्ट 2023 व्हाट वी नो सो फार, तो प्रेसिडेंशियल ये जो है कुड गो सेकेंड राउंड। तो वहां पर क्या होता है कि अगर 50% वोट नहीं आते हैं, 50% से ज्यादा नहीं आते हैं, तो इलेक्शन दोबारा करवाए जाते हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में दोबारा इलेक्शंस होते हैं। तो प्रॉब्ली ये नेक्स्ट संडे को, नेक्स्ट वीक में जो है दोबारा इलेक्शंस वहां पर होने हैं, क्योंकि किसी को भी जो है यहाँ पर ये वो है एकदम 50% से ज्यादा वोट मिला है। बट इन्होंने कंपटीशन बहुत अच्छा दिया है, वो 20 साल से चला रहे हैं, कंपटीशन बहुत अच्छा दिया है। अब रीजन क्या है कि टर्की के बहुत सारे लोग जो है इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजन हैं, और ये इंडिया के लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है ये भी हम जानेंगे। पहले हम टर्की को, मैं आपको मैप में दिखा देना चाहती हूँ। ये टर्की की लोकेशन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यूक्रेन पड़ता है, और यहीं पर आपका रशिया भी पड़ता है। रशिया यूक्रेन के लिए भी टर्की, आप सभी को पता है, जो एक समझौता करवा रहा है ना, एक जो मिडिल मैन का काम कर रहा है कि जी लड़ाई बंद कर दो, ये सब करके, वो टर्की करवा रहा है। और टर्की का एनीवेज बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आप अगर देखेंगे तो ये बहुत सारे सी से भी कनेक्टेड है। अगर आप ब्लैक सी देखो, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी देखो, यहाँ पर, ठीक है, ये यूरोप से भी इधर जो है कनेक्टेड है, राइट। सो बड़ी ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे टर्की जो है सिचुएटेड है। अब इशू जो हुआ है टर्की में वो बहुत टाइम से चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले जो है, जो डेमोक्रेसी थी वहां पर, उसको कहीं ना कहीं एर्दोआन खत्म करते जा रहे हैं। डेमोक्रेसी जो है खत्म कर दी है वहां पर। वो जो
ऑथोरिटेरियन जो रूल होता है, मोनार्की वाला जो रूल होता है कि सिर्फ एक ही सरकार होनी चाहिए, हमारी ही चलेगी, वो कहीं ना कहीं वो लाते जा रहे हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन वहां पर इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे यहाँ पर जो है, आपको पता है जो है RBI क्या कहता है कि 2 to 6% के बीच में जो हमारा इन्फ्लेशन रहना चाहिए, यहाँ पर कुछ जो नंबर है वो डबल डिजिट्स में चला गया था। आई गेस 50 to 85% कुछ ऐसा नंबर है कि इन्फ्लेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरा, सरकार क्या करती है, जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। हमारा RBI क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है, ताकि लोन्स वगैरह लोग जो है कम ले और मार्केट में कम इन्वेस्ट करे, इकोनॉमी में कम इन्वेस्ट करे, और जब इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो बढ़ी हुई महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। उस इंटरेस्ट रेट को इसने घटने नहीं दिया तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ती रही। ठीक है, तो महंगाई कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है इस इलेक्शन का। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी लोग उसको जिसको बोल रहे हैं, महंगाई की ही वजह से अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन, ठीक है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, ठीक है, फूड सिक्योरिटी तक की यहाँ पर जो है लोगों को, यहाँ पर की खाना लोगों को नहीं नसीब होगा, ये भी लोगों को लग रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत, और साथ साथ यहाँ पर टूरिज्म भी जो है बहुत ही ज्यादा घट गया है। पैंडेमिक के पहले टूरिज्म ने कंट्रीब्यूट करा था $35 बिलियन, जो कि टर्की की 5% GDP को कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो कि घट के बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये सारी चीजें तो चल ही रही थी। डेमोक्रेसी वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने हटाई, इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल कर पाए, अच्छे लीडर साबित नहीं हो पाए, इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर पाए, और फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और फिर ये अर्थक्वेक। आपको पता है, सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट्स टर्की की ही नहीं हिली, टर्की की पॉलिटिक्स की भी टेक्टोनिक प्लेट्स कहीं ना कहीं हिल चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है ना। चलिए, अब आपने पूरा मुद्दा समझ लिया कि क्या कुछ हुआ है, क्या रीजंस हैं। अब इंडिया का एंगल समझते हैं कि इंडिया को क्या इम्पैक्ट होने वाला है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो खुश होने वाली हैं अगर एर्दोआन हटे, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो शायद जिनको फर्क नहीं पड़ेगा, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो दुखी हो जाएंगे अगर एर्दोआन हटे। सबसे पहले हम अपने ही बात करते हैं। देखो, एर्दोआन ने कभी भी हमारा जो कश्मीर इशू है उसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया। एर्दोआन ने या फिर टर्की ने, किसी को भी आप बोलो, टर्की ने हमेशा कहीं ना कहीं UN हो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। हमारे कश्मीर मुद्दे पर, हमारी कश्मीर पॉलिसी पर उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया, इनफैक्ट क्रिटिसाइज किया है हमेशा हमारी कश्मीर पॉलिसी को। हालांकि हमने जब इनके यहाँ पर अर्थक्वेक आया तो हमने इनको बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाई कि चलो लोगों की हम मदद करते हैं, और एक हफ्ते बाद ही इन्होंने हमें बैकस्टैब ही कर दिया था हमारे खिलाफ बोलकर। खैर, वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो कश्मीर मुद्दा है, अगर यहाँ पर सरकार चेंज होती है तो इसमें कुछ चेंजेस देख सकते हैं। अगेन, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर दूसरी पार्टी आई या कोई आए तो वो हमें फेवर करने वाले हैं, नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा कौन किसको फेवर करता है। बट डेफिनेटली ये एक एंगल था जो आपको पता होना चाहिए। अभी फिलहाल में टर्की हमारा अच्छा दोस्त नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब अगर ये एर्दोआन की गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो दुख होगा सबसे ज्यादा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को एक अच्छा खासा जो सपोर्टर मिल रहा था वो चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं तो वेस्टर्न कंट्रीज भी कुछ ज्यादा खुश नहीं है एर्दोआन से। नेटो और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को जो है बहुत ट्रबल किया है एर्दोआन ने काफी सारे मुद्दों पर, तो वो भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। तो रशिया थोड़ा सा खुश है, पाकिस्तान खुश होगा, तो एक दो कंट्रीज हैं जो खुश हैं, बाकी कोई भी ज्यादा खुश है नहीं टर्की से। खैर, जो भी यहाँ पर इलेक्शंस होंगे नेक्स्ट वीक, जो भी इलेक्शंस होंगे या जब भी जो भी सरकार यहाँ पर बनेगी वो हम देख लेंगे, और उनका क्या रोल होता है या उनका क्या कमिटमेंट होता है इंडिया के लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज रहेगी जो हमें हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़ी जरूरी रहेगी। तो वो हम पढ़ लेंगे जैसे जैसे जो है चीजें होती रहेंगी। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, कई सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ आई हो, देखने को मिली हो। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं अनाउंस करना चाहती हूँ, मैंने एक और टॉपिक लिया है कोहिनूर पर। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि कोहिनूर को वो वापस लाने के लिए एक डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा स्टेप है। उस पर मैं ऑलरेडी सेशन ले चुकी हूँ अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर, यानी सेम चैनल पर। वो जो टॉपिक है वो अवेलेबल है, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, मैं भी उसको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम